Please give an energetic and warm welcome to the one and only Awadh Oja sir. Sir, hello sir. क्या हाल चाल? बैठिए जी, बैठिए। आइए। थैंक यू। इससे पहले कि ऑडियंस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है। आईएएस में कितने लोग हैं जो हर साल उसके लिए अपीयर करते हैं? 5 से 6 लाख के आसपास। और सीट्स कितनी है? 1000 अप्रोक्सीमेटली। तो जिनका हो जाता है उनके बारे में तो सब बात करते हैं, जिनका नहीं होता है, जिन्होंने पूरी जान लगाई और जिनका नहीं हुआ, उनका क्या होता है? उनके रिश्तेदार उनकी चिंता करते हैं। वो फिर उनकी चिंता करते हैं। नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं। ये पॉइंट इंटरेस्टिंग है, मैं समझना चाहूंगा कैसे। मैं बता रहा हूं। हाँ। मैं दोनों मुद्दों पे बता रहा हूं। हम सब हारने से डरते हैं और मजेदार बात है कि वो डर हमारी हार की वजह बनता है। 98% केसेस में हारने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम जानते हैं अगर हम हारेंगे तो जो पीछे 3 लोग बैठे ना, रिश्तेदार, रिलेटिव्स और फ्रेंड, वो जीने नहीं देंगे। आप जब भी आईएएस की तैयारी करें, पहला अटेम्प्ट आपका सीरियस अटेम्प्ट होना चाहिए। आपने तैयारी किया, बेसिक्स तैयार किए, आपने एडवांस कोर्स तैयार किया, आपने कम से कम मेंस के 1000 आंसर्स लिखे हैं और मिनिमम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, तब आप एग्जाम देने जाइए। सिर्फ एक अटेम्प्ट दीजिए। जिसने भी पहला अटेम्प्ट सीरियस दिया उसको दोबारा तैयारी नहीं करनी पड़ती, रिवीजन करना पड़ता है। किसी भी कैटेगरी से आते हैं, आप 2 अटेम्प्ट से ज्यादा कभी मत मानिए। ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आइडियली आपको अपने माइंड में ये रखना है कि एक ही अटेम्प्ट है मेरे पास में, मैक्सिमम अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है तो 2 अटेम्प्ट है। उसके बाद में अपने काम पे ध्यान देना है और इसको एज अ रिवीजन की तरह देखना है, मतलब इसको साथ साथ में चलाना है। ये नहीं कि अपने 5 साल या 6 साल लाइफ के सारे यही निकाल दिए और सारा पैसा घर वालों का लगा दिया या उन्होंने खेत बेच दिया या लोन ले लिया। ऐसी बहुत कहानियां मैंने सुनी है सर लोगों की, और बहुत ही दर्द होता है ऐसी कहानियां देख करके। ऐसे लोगों की जो कहानियां हैं वो उसको सुन करके बहुत ही बुरा लगता है अंदर से। फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को बड़ा नेगेटिव बना लिया है। जैसे अब बच्चा है 2 साल का, उसको तो फियर होता नहीं, उसे कुछ पता नहीं, उसने कोबरा देखा, जाके पकड़ लिया। वो तो बाद में घर वालों ने देखा तो पता चला कि भैया कोबरा पकड़ के घूम रहा है। लेकिन हम बड़े हो गए ना, अब हम कोबरा देखेंगे तो वो हमारी बॉडी की जो मैकेनिज्म है वो हमें वार्न करेगी, अलर्ट करेगी। दैट इज नेचुरल फियर। वो अच्छी चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या है? ओवर थिंकिंग की वजह यह है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही। आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूं, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। हाँ। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह। हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर। पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी? तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त, मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर वर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा, इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है? बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खा रहा गुटखा। आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो। ध्यान करोगे मन ताकतवर होगा। कि माँ बाप कितने बदमाश है, माँ बाप भगवान है। उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने। कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं।
कोई स्कैनर क्या करेगा? सही बात है, देख के कोई 2 फोटो मिनट कैमरा में क्या फोटो खींचेगी, देख के बता देते हैं। बहुत बहुत दुष्ट है ये, इसकी आंख के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है, इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा। मैंने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ, अरे नहीं होता किसी का। तिवारी जी की लड़की दी थी, 2 साल बाद पागल हो गई। तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है। Thank you, sir. जब आपको कोई सहारा नहीं होता, आपने टाइप किया संदीप महेश्वरी, एक वीडियो आ गया, आप रिलैक्स हो गए। जब आप इन्हें सुनते हो तो आपका टेम्परेचर हाई होता है। तो एक ही आदमी को आप सुनते हो ना जिससे टेम्परेचर हाई हुआ, हमको सुन लिया कुछ ज्यादा ही हाई हो गया। लेकिन 2 लोगों को छोड़ दो, 3 लोगों को छोड़ दो, 4 लोगों को, ऐसे 10-12 लोग हिंदुस्तान में है, पॉपुलेशन 1 बिलियन 50 करोड़। तो तुम 10 लोगों को सुनो और बाकी जो तुम्हारे साथ 500 जुड़े हैं वो तुम्हें तो नीचे ही ले जा रहे हैं। इससे बचो, अपनी सर्कल को थोड़ा सा रिजर्व करो। तुम किससे बात करते हो, कौन सा लिटरेचर पढ़ते हो, लिटरेचर पर ध्यान दो। जैसे मैं रश्मिरथ पढ़ता रहता हूँ, खाली हुआ प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। ये जो बड़े बड़े मकान हैं, कभी किसी बाज को यहां रहते हुए देखा? कबूतर रहते हैं। क्या लाइन है, प्रसादों के कनकाब शिखर, कितने मतलब महलों के जो बड़े बड़े शिखर, उसमें सिर्फ कबूतर रहते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता। कंचन मतलब सोना। लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। मैं आश्रम में था, मैंने ज्यादा खाना खा लिया। मेरा एक नियम है, नो एक्सरसाइज नो फूड। मतलब अगर एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। वहाँ एक बाबा जी, वो प्रेम में उन्होंने घी पे घी डालते चले, मैंने खा लो। फिर वो हुआ कि भाई यहाँ घूमेंगे, चारों तरफ जंगल है, डरा दिया इन लोगों ने। एक बार एक भालू एक आदमी की टांग काट के ले गया। अरे मैंने कहा आज कोई भालू नहीं आएगा, मैं जाऊंगा। फिर मैंने 4-5 लोगों को तैयार किया अपने साथ, उनको थोड़ा मोटिवेट किया कि जंगल में घूमने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। वो लोग भी तैयार हो गए कि चलो। तो हमारे साथ एक साहब अमेरिका से आए हुए थे, वो भी वॉक करने निकले, बोले हम भी चलेंगे। मैंने कहा भाई साहब क्यों जा रहे हो? कहते हम भी चलेंगे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। 1 किलोमीटर के बाद उन्होंने मुझसे कहा मेरे बैग में यहाँ बहुत पेन हो रहा है। 1 किलोमीटर। तुम लोगों ने पता है अपने आप को कष्ट देना छोड़ दिया है। यू आर डाइंग फॉर लग्जरी, यू हैव बिकम वीक फिजिकली एंड मेंटली। थोड़ा सा कष्ट दो अपने आप को, थोड़ा टेम्परेचर हाई रखो, थोड़ा बड़े टेम्परेचर वालों के साथ ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है। इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, I was about to say that. आपका क्या गोल है? आप क्यों कर रहे हैं? आपने क्या थोड़ी है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गेजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते हुजूर। किसको बेचारे को पता है? नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, गया पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया। नहीं भैया, सांसद जी है। सांसद जी है तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। चूंकि वो जानती नहीं है, इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि यार आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। सबसे पहले तो जो सर ने बोला कि ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कंफ्यूजन है, बिल्कुल सही बात है। अब कंफ्यूजन क्या है, उसकी जड़ क्या है? आप क्या कर रहे हो? आप बस हम लोगों की बातें सुन रहे हो। यहां से मैंने कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, दोनों अलग अलग स्टैंड पॉइंट है। मतलब इस दुनिया में आर्ट्स भी है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है। अब आप कहोगे अब तीनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। अरे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रीम्स है। डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। तो आपको 3 चीजें देखनी पड़ेगी। एक अपना पास्ट, अपना प्रेजेंट और अपना फ्यूचर। कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया है। अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे हो तो आपको क्लियर नजर आएगा कि अच्छा मुझे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ करना है।
कहा कि पावर नहीं मिलती है वहां पे सर्व करना होता है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि वहां पे पावर मिल जाएगी। पावर तो पूरी की पूरी एक हिरार्की है, जिस हिरार्की में टॉप पर पब्लिक बैठी है एक्चुअल में, वो हमें पता ही नहीं है। हमारे हाथ में पावर है, किसको वोट करना है, किसको पावर में लेकर के आना है, फिर उनकी पावर के अकॉर्डिंग आगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉलिसीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करना होता है। तो आपको देखना है कि आपको एग्जैक्टली लाइफ में चाहिए क्या है। कि अगर आपका माइंड है बहुत ज्यादा क्रिएटिव, कि आपको हमेशा दिमाग में आइडियाज घूमते रहते हैं कि कुछ अजीब करना है, कुछ अलग करना है, ये करना है, वो करना है, तो फिर वो रास्ता आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहां पे आपके पास में पावर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट वंस यू गो इन दी एंटरप्रेन्योरशिप स्पेस, वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहां पे पावर है, पावर टू क्रिएट। अब आपको देखना है कि एट द एज ऑफ 42, 48 आप किसके जैसा बनना चाहते हो। अगर एक टीचर बनना चाहते हो तो ये रास्ता है। उसके अलावा जिन्होंने यूपीएससी को क्रैक किया है उन लोगों का आप लाइफस्टाइल देख सकते हो। वैसे बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। मेरे जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। किसी और के जैसा बनना चाहते हो, बहुत बढ़िया। बट किस बेस पर? अपनी पर्सनालिटी को देखो ना, क्या लाइन हो रहा है। हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ा है। जैसे हमारे घर मामा आए, हमारे उनके आने पे हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे। इस देश के शिक्षक को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि 6 बजे का स्कूल है, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाए। कुछ ना करे इस देश की सरकार, सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे। फिर आप देखना, पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, शिक्षक सम्मान चाहता है। तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं, तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे, मैं खड़ा हो गया, रोक दिया सब, हाँ सर, अब पैर चले, तुरंत ऐसे सीना उन्हें चौड़ा कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है जी। शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए। आपको टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार, ये हमारा देश है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना, सेल्फ मोटिवेशन दे देगी, अरे फिर तुम देखना इस देश। तो साथियों, ओझा सर के जो ये क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पे संदीप माहेश्वरी सर ने बहुत ही कमाल का सोल्यूशन दिया है जो हम लोग को सुनना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं वो सोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जो संदीप सर की वीडियोस जो हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं, उसके जो मुख्य मुख्य बातें हैं उसको हम लोग शॉर्ट में आप तक लाने की अब कोशिश करेंगे। उनकी वीडियोस में से ही जो बहुत ही ज़्यादा कमाल की बातें होती हैं, जो हमारे गेस्ट्स होते हैं जो उनके पास आते हैं, उनकी जो बहुत ही कमाल की बातें होती हैं, उन बातों को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में मगर थोड़ा हाईलाइट करते हुए आपके सामने रखेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से प्रमोट कर सकें और अच्छे तरीके से काम कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, सर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस घूमते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि वो काम अपने आप हो जाए। क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे। तो ये थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हजारों में कोई एक आध होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। रिव्यू कौन देता है? जो कस्टमर है। तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है? जो बाहर बैठा है उस कमरे से, वो या जो कमरे के अंदर बैठे हैं। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का, जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए ऑटोमेटिकली। कि मतलब जो नंबर 1 पे आया उसकी सैलरी डबल, कि अगर उसकी 50,000 है तो 1 लाख। बहुत अच्छा सोल्यूशन। और जिसके इतने रिव्यूज आए, यानी जिसके 4 स्टार या उससे ऊपर आए, उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई। तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो सारे टीचर्स आएंगे अवध ओझा सर के चैनल पर और आकर के सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये, ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए। और फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नहीं तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहाँ है? जैसे एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है या काम है, उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में है, अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो ये है। तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल, नॉट थ्योरेटिकल बट एक्चुअल, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। कि ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स विच कैन बी कैलकुलेटेड, एंड अ ट्रांसपेरेंट सिस्टम जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, वो आकर के रिवॉर्ड देंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर आने के लिए यहाँ पर, दिल से धन्यवाद। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। थैंक यू सर। आपको ये वीडियो
पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो संदीप सर की जो चैनल है उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जो नए हैं उनके चैनल पर, ये जो नए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक अगर उन्होंने उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। और उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।